धुंधले आसमान के नीचे गांव का माहौल उस दिन कुछ अलग ही था। घर के आंगन में हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, लेकिन उसके भीतर का तनाव हवा से कहीं ज़्यादा भारी था। जनक दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर हैरानी और बेचैनी का अजीब सा मिश्रण था। तभी ऋषि वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा और सवाल दोनों तैर रहे थे। उसने धीमी मगर दृढ़ आवाज़ में कहा, जनक, मैं क्या कर रहा था? तुम अपनी कॉपी किताब सब लो और हमारे साथ कोलकाता चलो। यहाँ रहकर तुम अपनी पढ़ाई और अपना भविष्य दोनों खराब कर रही हो। और जनक ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में दर्द और नाराज़गी थी। जेठू, उसने आवाज़ में तल्खी भरते हुए कहा, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और मैं ये उम्मीद कर रही थी कि घर का बड़ा होने के नाते आप मेरे साथ खड़े होंगे, लेकिन आप तो गांव वालों के पास हैं। उनकी बातों में बहकर आपने मुझको अकेला छोड़ दिया। ऋषि ने उसकी बात सुनी लेकिन उसकी भौहें और सिकुड़ गईं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ? नहीं जनक, मैं तुम्हारे लिए सही करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे तेवर, तुम्हारा ये बर्ताव, इसी वजह से तो हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। जनक की सांसें तेज हो गईं, मानो अंदर भरी सारी पीड़ा फूट पड़ने वाली हो। और जेठू, जस्ट बिकॉज आप वहाँ गए थे आज अजय जी की लाइफ में मैं विलन बन गई। आप समझते क्यों नहीं कि ये इल्ज़ाम मैंने खुद पर नहीं लगाए? उन्होंने खुद मुझे ऐसा दिखाया। मुझे अपनी सफाई देने का कोई मौका भी ही नहीं मिला। ऋषि का चेहरा सख्त हो गया। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाकर जनक की ओर देखा और कहा, ये तेरा जो बर्ताव है ना, तेरे बात करने का ये तरीका, इससे एक बात साफ है, जनक तेरे लायक हो या ना हो, लेकिन तू डेफिनेटली जनक के लायक नहीं है और ना ही कभी होगा। ये सुनकर जनक की आंखों में पानी भर आया। उसने चाहा कि वो खुद को संभाल ले, लेकिन ऋषि के शब्दों ने उसे भीतर तक हिला दिया था। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। ऋषि ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया, शायद उसे रोकने के लिए, शायद अपनी बात मनवाने के लिए, लेकिन जनक ने झटके से कहा, हाथ छोड़ो। ओ मेरा ऋषि, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह पकड़कर मुझे मजबूर कर दोगे? मैं अब किसी के दबाव में नहीं आने वाली। आसपास खड़े लोग खामोश थे, लेकिन उनकी आंखों में उत्सुकता और हैरानी साफ झलक रही थी। कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे, मानो इस टकराव का हर शब्द उनके लिए किसी नाटक का हिस्सा हो। ऋषि ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही शक्ति थी। कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ खेल खेलने आया हूँ? नहीं जनक, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम गलत रास्ते पर जाओ। कोलकाता जाकर तुम्हारे पास अपनी पढ़ाई और कैरियर बनाने का मौका होगा। यहाँ रहकर सिर्फ तुम्हारी मेहनत बर्बाद होगी। जनक ने सिर हिलाया। उसकी आवाज़ अब थोड़ी टूट चुकी थी। आप कहते हैं मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? कभी सोचा कि मेरे फैसले भी मायने रखते हैं? आपने हमेशा अपने हिसाब से फैसला सुनाया और मैं बस चुपचाप सुनती रही, लेकिन अब नहीं। ऋषि का चेहरा एक पल के लिए नरम पड़ा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। अगर तुम सच में अपने भले के बारे में सोचो तो समझोगी कि मैं गलत नहीं हूँ। जनक ने आंखों में पानी लिए कहा, गलत या सही ये मुझे तय करने दीजिए। आपकी नज़र में मैं जितना भी गलत हूँ, मैं जितनी भी गलत हूँ, कम से कम अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला मैं खुद लूँगी। और अगर आपको लगता है कि मैं अजय जी की लाइफ में विलन हूँ, तो शायद आपकी नज़र में मैं हमेशा वही रहूँगी, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। कुछ देर तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा, जिसमें केवल हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गाँव के पुराने घरों की दीवारें भी जैसे इस टकराव की गवाह बन गई थी। ऋषि ने आखिरकार धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अनकही जिद थी। तुम मानो या ना मानो जनक, मैं तुम्हारे भले के लिए ही आया था और कोलकाता चलना ही तुम्हारे लिए सबसे सही है। जनक ने बिना कुछ कहे बस उसकी ओर देखा और फिर मुड़कर धीरे धीरे आंगन के अंदर चली गई। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा हल्कापन भी था, शायद इसलिए कि उसने पहली
पहली बार अपने लिए बोलने की हिम्मत की थी, चाहे कोई माने या ना माने। बाहर खड़े ऋषि ने उसकी जाती हुई परछाई को देखा और गहरी सांस छोड़ दी। वह जानता था कि यह बातचीत ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो बस शुरुआत है उसकी लंबी लड़ाई की, जिसमें भावनाएं, रिश्ते और फैसले सबकी असली परीक्षा होने वाली थी। आंगन से अंदर जाने के बाद झनक का मन बिल्कुल शांत नहीं हुआ था। उसके कदम भले धीमे थे, लेकिन दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। वह जानती थी कि ऋषि इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। जैसे ही वह कमरे में पहुंची और खुद को संभालने की कोशिश कर रही पीछे से ऋषि की आवाज़ आई, थोड़ी धीमी लेकिन उतनी ही ज़िद्दी। इसे क्यों बिलीव कर रही हो तुम? प्लीज़ रिलैक्स। झनक ने रुक कर उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन उसने कानों में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। ऋषि आगे बढ़ा और दीवार के सहारे खड़े होकर बोला, तुम्हारा कॉलेज है ये, तुम यहाँ पढ़ाती हो? जस्ट काम डाउन। मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। जनक ने गहरी सांस ली और उसकी ओर मुड़कर एक ठंडी थकी हुई आवाज़ में कहा, प्लीज़ ऋषि, मैं ऑलरेडी बहुत रिलैक्स कर चुकी हूँ और अब नहीं कर सकती। तुम इस तरह मेरे घर पर, मेरे कॉलेज में नहीं आ सकते। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मुझे पुलिस में कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी। ऋषि ने हल्की हंसी के साथ जैसे बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, ओ फैंट कंप्लेंट झनक, तुम भूल रही हो कि मैं खुद एसपी हूँ। झनक ने आंखों में गुस्सा और तंज भरते हुए जवाब दिया, हाँ पता है मुझे, और यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। एक लड़की होने के नाते मैं ये देखना चाहती हूँ कि आखिर एक लड़की कितनी सेफ है। जब खुद शहर का एसपी उसकी नज़दीकी को लेकर उसकी ना का सम्मान न करे। उसके शब्दों में ना सिर्फ नाराज़गी थी बल्कि एक गहरी चोट भी थी। उसने सीधा खड़े होकर जैसे एक आधिकारिक बयान दे रही हो कहा, सो सर, आई वांट टू रेंज आ रिक्वेस्ट। मैं नहीं कहना चाहती कि ऋषि चट्टोपाध्याय मेरे आसपास रहें, चाहे वो मेरे घर हो, मेरा कॉलेज हो या मेरे किसी भी काम की जगह। मैं चाहती हूँ कि आप खुद को मुझसे दूर रखें। ऋषि ने कुछ कदम उसके करीब बढ़ाने चाहे, लेकिन झनक ने हाथ उठाकर रोक दिया। न ऋषि, अब एक कदम भी और नहीं। तुम्हारे पास कितने भी तर्क हों, कितनी भी वजह हो, लेकिन मेरे लिए ये सब ख़त्म है। मैं अपने फ़ैसले पर अडिग हूँ। बाहर के गलियारे में कॉलेज के कुछ लोग रुककर इस बहस को सुन रहे थे, लेकिन झनक को परवाह नहीं थी। उसके लिए उस पल अपनी बात स्पष्ट और दृढ़ता से रखना सबसे ज़रूरी था। ऋषि ने उनकी मौजूदगी को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए झनक ने बीच में काटते हुए कहा, बस अब और नहीं। तुम्हारे लिए सुनकर मैं थक चुकी हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम जो भी करोगे वो सही होगा, लेकिन तुम भूल जाते हो कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का हक है, और मैंने तय कर लिया है कि तुम्हें अपने आसपास नहीं देखना चाहती। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ एक दृढ़ निश्चय भी झलक रहा था। ऋषि ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन जैसे समझना चाहता हो कि ये वही झनक है जो कभी उसकी बातों पर भरोसा किया करती थी, लेकिन अब जो सामने खड़ी थी वह बिल्कुल अलग थी। खुद पर भरोसा करने वाली, अपने लिए आवाज़ उठाने वाली। कुछ सेकंड का सन्नाटा दोनों के बीच फैल गया। कॉलेज की घड़ी की टिक टिक भी अब साफ सुनाई देने लगी थी। ऋषि ने गहरी सांस ली, लेकिन इस बार उसके शब्द उतने ज़ोरदार नहीं थे। ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है। लेकिन झनक ने समझ लिया था कि ये सिर्फ एक अस्थाई पीछे हटना है। वह जानती थी कि ऋषि आसानी से हार मानने वाला नहीं है। फिर भी उसने खुद को मजबूत रखा और अपनी किताबें उठाकर वहाँ से निकल गई, बिना पीछे देखे। कॉलेज के दरवाजे से बाहर निकलते हुए उसे लगा जैसे उसने एक भारी बोझ अपने कंधों से उतार फेंका हो, लेकिन दिल के किसी कोने में वो डर अब भी मौजूद था कि शायद ये मामला यदि यहीं ख़त्म नहीं होगा।
ऋषि वहीं खड़ा रहा, उसकी जाती हुई परछाई को देखते हुए। उसकी आंखों में कई सवाल थे, लेकिन कोई जवाब नहीं। वह समझ चुका था कि झनक अब पहले जैसी नहीं रही और शायद यही उसे सबसे ज़्यादा खटक रहा था। गांव के आंगन से शुरू ही वो बहस अब कॉलेज की दहलीज पर पहुंच चुकी थी और दोनों के बीच की ये दूरी सिर्फ जगह की नहीं बल्कि सोच और इरादों की भी थी, और अब और बढ़ने वाली थी।